हेलो दोस्तों, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान रिच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस जो कि आपके पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऑल स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया बेनिफिशियल रहेंगे। आप किसी भी स्टेट के लिए पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर सेशन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली अगर बात करें तो यूपीजीआईसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके लिए भी, और साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसकी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं, तो वो उन सेशंस के लिए भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सेशन के लिए भी ये पर्टिकुलर आपका जितने भी क्वेश्चन हम इस सेशन में करेंगे वो बेनिफिशियल रहेंगे। इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पूछा हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेड आयोडाइड का एस दिया हुआ है। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, केएसपी की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा पहले PbI2 का। जब ये डिसोसिएट करेगा तो लेड 2 पॉजिटिव और 2 आयोडाइड माइनस आयंस में ये टूट जाएगा। अब इसमें से जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका एस दे रखा है, सॉल्युबिलिटी एस है, अगर ये सॉल्युबिलिटी एस है इसकी तो ये टूटेगा जब, तो यहाँ पे एस बनेगा और इसका ये जब यहाँ से टूटेगा तो ये इसका डबल बना है आयोडाइड, तो दैट मीन्स 2s इसका फॉर्म होगा। तो जो KSP की वैल्यू होती है वो रहेगी यहाँ पे s, और ये 2s इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी स्टोइचियोमेट्री होती है वो उसके स्क्वायर की पावर, वो उसकी पावर में चली जाएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अगर यही स्टोइचियोमेट्री 3 होती तो ये वैल्यू 3s होती और 3s का होल क्यूब हो जाता। अब यही वैल्यू आ जाएगी KSP की, सॉल्व करोगे तो 4s का क्यूब, 4s का क्यूब आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। 4s का क्यूब क्या यहाँ पे दो ऑप्शंस में गिवन है, KSP 4s का क्यूब, एक ही ऑप्शन, इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों जगह सेम ही गिवन है, कोई ना कोई यहाँ मिसप्रिंट होगा तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब इनमें से इक्विलिब्रियम आपको 4 इक्विलिब्रियम दिए हैं, इनमें से KC एंड KP कहां पर इक्वल नहीं है। KP और KC के बीच में रिलेशन होता है जब इसमें आप ये देखो, KP होता है रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन के बेसिस पे जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, और जो KP वैल्यू होती है वो प्रेशर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और जितनी भी वैल्यू है KP, KC, KN और जितनी KX मोल फ्रैक्शन के लिए, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं जब आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती, मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर 0 होता है उस केस में Kp बराबर Kc बराबर Kn बराबर Kx, ये सारी वैल्यूज इक्वल निकल के आती। अब यहाँ पे तो वैसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन से काम चल जाएगा जो कि होता है Kp बराबर Kc और RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng, ये इक्वेशन होती है Kp और Kc को जो रिलेट करे, Kp और Kc को रिलेट करने वाली इक्वेशन। अब हर एक में आप देखो जब ये वैल्यू निकालनी है जहां इक्वल ना हो, इक्वल ना हो मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 ना हो, वो वाला केस देखना है। फर्स्ट वाले केस में देखिए, फर्स्ट केस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा Ng यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, डेल्टा Ng होता क्या है, डेल्टा Ng चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स के में हम चेंज निकालते हैं, अगर सॉलिड वाले होते हैं उन्हें हम काउंट इसमें नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे गैस गैस और ये भी गैस, सारे गैसियस हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 माइनस रिएक्टेंट में भी टोटल 2, तो ये डेल्टा Ng की वैल्यू 0, तो इस केस में Kp बराबर Kc होगा। जब कभी भी यहाँ पे आप देख लीजिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी तो Kp बराबर Kc, RT की पावर डेल्टा Ng जो की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 जिसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 हो जाएगी RT की, तो Kp बराबर Kc हो जाएगा, Kp बराबर Kc हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन में देखिए, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सारे गैस में है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 और इसका भी 1, तो ये ओवरऑल 1 + 1 माइनस रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स ही हैं, 1 + का 1, ये वैल्यू यहाँ पे भी 0, Kp बराबर Kc होगा। अगले केस में देखिए यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू HI गैसियस में है,
माइनस ये H2 और I2 भी गैसियस में है, और ये डेल्टा यहाँ पे HI के 2 मोल्स लिए, ये 2 मोल्स HI के हैं, -1 + का 1, ये वैल्यू भी 0। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में जब आप देखोगे ये गैस और ये गैस सारे गैस में है, लेकिन जो डेल्टा एनजी प्रोडक्ट में तो 2 मोल्स गिवन है माइनस, रिएक्टेंट में 4 मोल्स ऑफ NO प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 + का 1, ये वैल्यू आ जाएगी निकल के -3 वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में 2 - का 5 -3 वैल्यू आ चुकी है, तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट करोगे, Kp बराबर Kc अपॉन में RT का होल क्यूब, ये रिलेशन आएगी। इनमें इक्वल नहीं होंगे Kp और Kc, और यही दिखाना था कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो डी इज द इसका राइट आंसर होगा। यूकेपीएससी मेंस का 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्स वाई और वाई एक्स टू, ये यहाँ एक्स वाई और वाई एक्स टू कोई भी यहाँ पे जनरल आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसिडर करके इसने दिए हुए हैं, सभी का कंसंट्रेशन दे दिया। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे निकालना है कि जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसमें Kc की वैल्यू निकालनी है। कंसंट्रेशन गिवन है, आप इजीली निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन गिवन है तो इजीली निकाल सकते हो 2x + का y, और ये इक्विलिब्रियम से मिल रहा है yx2, और कंसंट्रेशन की वैल्यू ये रहा, कंसंट्रेशन बराबर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन गिवन है x का कंसंट्रेशन है 4, y का कंसंट्रेशन है 2, और जो यहाँ पे yx2 का कंसंट्रेशन है 2। Kc बराबर क्या आएगी वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ yx2, या फिर होल ब्रैकेट की रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन yx2 का डिवाइडेड बाय जो x है इसका होल स्क्वायर और y, ये सिंपली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 2 गिवन है, x की वैल्यू 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर और प्लस का मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 को सॉल्व करोगे तो 0.06 समथिंग वैल्यू आएगी, 0.06 समथिंग वैल्यू आएगी, ये रही 0.0625, 625 एंटिटी हर जगह कॉमन है, कौन से डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू लाई करेगी, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना था। सॉल्व करोगे इसको 0.0625 वैल्यू आ जाएगी, कर लेना सॉल्व, बाकी तो हो ही चुका है सॉल्व। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है N2 + H2 जिससे 3, यहाँ पे अमोनिया के फॉर्मेशन की हेवर्ट्स प्रोसेस गिवन है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैल्यू Kp की भी गिवन है व्हेन पार्शियल प्रेशर मेजर किया गया इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जब पार्शियल प्रेशर मेजर किया गया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc कैलकुलेट करनी है, जहां कंसंट्रेशन आप मोल पर लीटर में लेंगे, यानी कि मोलैरिटी के टर्म्स में यहाँ डील करना है। अब ये इक्वेशन जो गिवन है N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, और ये इक्विलिब्रियम में है 2NH3 गैस, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस में है, और ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो जो हम Kc के टर्म्स में लिखे, Kp गिवन है 1.44 इंटू में 10 टू दी पावर -5, ये Kp की वैल्यू गिवन है। अब इससे निकाल लेंगे Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में। अब डेल्टा Ng की वैल्यू देखिए जरा, इसमें कितनी आएगी, डेल्टा Ng चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, 2 - 1 + 3, यानी कि -2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और -1 + का 3, ये वैल्यू -2 हो जाएगी। तो Kp की वैल्यू गिवन है, Kc के टर्म्स में इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, Kc बराबर Kp अपॉन में RT की पावर डेल्टा Ng, इसको सॉल्व करो, Kp की वैल्यू 1.44 इंटू में 10 टू दी पावर -5, और RT, अब ऑप्शंस में देखो आपको R की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और जब यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया हुआ है दैट मींस ये जो R की वैल्यू होगी ये आप 8.314 नहीं लोगे,
ये 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल में, लेकिन हमें जूल्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, ये प्रेशर के टर्म्स में डील करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आरटी की जो वैल्यू है ये रखोगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और इसके साथ जो टेम्परेचर है दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे 500 प्लस का 273, अब ये केल्विन में वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 773 केल्विन, और ये 773 केल्विन यहाँ पुट करो, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। और केपी की जो वैल्यू है व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में मेजर किया गया है, तो ये एटीएम, यहाँ पे एटीएम अगर यूनिट आएगी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो भी वैल्यू आपकी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लीटर पर मोल में, आपका जो यूनिट केसी की वैल्यू है मोल पर लीटर में निकालनी थी उसी यूनिट में आएगी, बिकॉज यहाँ पे जब ये यूनिट्स ऊपर जाएंगी मोल बचेगा और लीटर बचेगा, और ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। अब ये वैल्यू सॉल्व करने पे 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, और इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा एनजी इज माइनस का 2, ये रहा आपके पास 0.0821 इंटू में 773 और आरटी की पावर माइनस का 2, ये रही पूरी कंप्लीट वैल्यू। देखो 8.314 वाली वैल्यू तो हमें देखनी नहीं है, इसके अलावा 1.44 कॉमन गिवन है, और ये उसका होल में यहाँ पे देखो 500 के टर्म्स में नहीं लोगे, 500 अगर डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर पुट नहीं करोगे, इसके स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट होती है 500 की वजह से ये गलत है, और नीचे डिवाइड किया गया है दैट मींस स्क्वायर नहीं -2 होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत माइनर डिफरेंस दिया हुआ है, तो पूरा एक आपको एक एक सेट चेक करना पड़ेगा क्लियरली, तब आपको फिर अपना राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट में अब डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन आयन it decreases with increased ionic strength of the solution and charge on the ion। जब हम डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ के अकॉर्डिंग, डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है दैट इज प्लस माइनस, ये इसमें जो वैल्यू होती है लॉग, और ये रही हमारे पास इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये गामा प्लस माइनस, ये गामा प्लस माइनस लॉग की जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है माइनस ए, यहाँ पे मेडलांग कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है 0.509, ये तो फिक्स्ड है। इसके साथ साथ जो चार्ज होता है Z पॉजिटिव Z माइनस, इसका मॉड लेते हो, और इसके साथ अंडर रूट का आयोनिक एक्टिविटी, आई जो है ये मीन आयोनिक स्ट्रेंथ है, ये मीन आयोनिक स्ट्रेंथ है, और ये जो म्यू के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंटेड है तो आई की जगह आप म्यू लिख लो, जिस भी टर्म्स में रिप्रेजेंट है वो आप उस टर्म्स में आप लिख सकते हो, म्यू यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ हो गई। अब इस इक्वेशन में पूछा हुआ था कि ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये गामा जो है दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब ये एक्टिविटी कोफिशिएंट में अगर डिक्रीज होगा, अगर आयोनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, अगर आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करी जाए, अगर आयोनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल यहाँ माइनस होने की वजह से ये ओवरऑल ये गामा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करोगे तो यहाँ माइनस होने की वजह से वैल्यू माइनस में बढ़ेगी, तो ओवरऑल गामा की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो जाएगी, और दिया है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द आयोनिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है, एंड चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज, अगर हम यहाँ पे चार्ज भी अगर आयन पे बढ़ेगा ओवरऑल चार्ज के टर्म्स भी बढ़ेंगे, तो ये माइनस होने की वजह से चाहे आप चार्ज बढ़ाओ चाहे आप यहाँ पे मीन आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ये गामा की वैल्यू डिक्रीज करेगी बिकॉज माइनस है। ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में, अगर Z इंक्रीज होता है, Z यानी कि चार्ज,
यानी कि चार्ज इंक्रीज होता है तो जो गामा प्लस माइनस है ये डिक्रीज होगा, बिल्कुल। और ये म्यू भी अगर इंक्रीज करते हो तो जो गामा प्लस माइनस मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो डिक्रीज करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट होगा। डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयोनिक स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज चार्ज ऑन द आयन, नहीं, दोनों का ही सेम इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि चार्ज के मोड पे डिपेंड कर रहा है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, माइनस होने की वजह से वैल्यू इनवर्स में चली जाएगी और नॉट अफेक्ट तो होगा ही नहीं, तो ओनली ए इज द राइट स्टेटमेंट हियर। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है गैस फेज की रिएक्शन दी हुई है, मतलब ये सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी गिवन है ये सारे हमारे गैसियस फेज में रहेंगे और ये डेल्टा एच यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में किलो कैलोरीज में, और माइनस का मतलब है ये रिएक्शन हो रही होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है C2H5 गैसियस प्लस H2 गैसियस विल गिव यू C2H6 गैसियस, और ये डेल्टा एच की वैल्यू जो भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पूछा हुआ है कि कंसेंट्रेशन C2H5 का कैसे बढ़ाएंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, देखो सारे कंडीशंस देख लो यहाँ पे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाती है बैकवर्ड, रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसके अलावा प्रेशर का भी यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, तो अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का सिर्फ टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा और बाकी प्रेशर वगैरह से कोई डीलिंग नहीं होगी, तो ये हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और इसका उल्टा कर दो, टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ये रही हमारे पास एक्सो की। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन दी होती, इन केस आपको कोई एंडोथर्मिक मतलब कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होती वो पॉजिटिव होती, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और यही अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब हमारे पास जो सूटेबल कंडीशन थी रिएक्शन फॉरवर्ड करवानी है, और वो भी हमें चाहिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक की कंडीशन, तो वो सिर्फ टेम्परेचर घटाने पे ही पॉसिबल, वो सिर्फ टेम्परेचर को घटाने पे ही पॉसिबल है। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सूटेबल कंडीशन होगी फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये डिक्रीज इंक्रीज वाले हटा दो, रिमूविंग सम। अच्छा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज करने पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं, प्रेशर का अलग डीलिंग चलती है। प्रेशर को इंक्रीज अगर आप करते हो, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। इसका रिएक्शन के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्टेंट में है टोटल 2 मोल और प्रोडक्ट में है 1 मोल। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जब हम यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, लेसर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे डिक्रीज इन द प्रेशर की कंडीशन गिवन है, तो डिक्रीज इन द प्रेशर की कंडीशन देखो, या हमने यहाँ पे लिखा था इंक्रीज करने वाली, और वाइस वर्सा हो जाएगी प्रेशर को डिक्रीज करने पे, उल्टा हो जाएगा इफेक्ट। प्रेशर को अगर डिक्रीज कर रहे हो तो अगर इंक्रीज करने से उसमें लेसर नंबर ऑफ मोल्स पे जा रही थी, तो प्रेशर को घटाने में टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स चली जाएगी। रिएक्शन मूव्स टुवर्ड larger number of moles, larger number of moles। तो ऑप्शन के हिसाब से जब आप इसमें प्रेशर को इंक्रीज करते हो, सॉरी प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, बिकॉज इन टोटल यहाँ पे 2 मोल्स हैं,
इन टोटल यहाँ पे 2 मोल्स है, इन टोटल यहाँ पे सिर्फ 1 ही मोल। रिएक्शन टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स आएगी। ये फॉरवर्ड तब जाती जब प्रेशर को हमने इंक्रीज किया होता। तो ये दोनों टेम्परेचर प्रेशर की गलत कंडीशंस है। अब थर्ड में है रिमूविंग सम H2। रिमूविंग सम H2 मतलब हमने रिएक्टेंट का मोल घटा दिया। और अब यहाँ पे रोल प्ले होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज करवाते हो आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन पे, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एज टू नलिफाई द चेंज। तो इसकी सेंटेंस भी आप देख लो एक बार। अगर कभी भी हमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करनी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ एनी चेंज is carried out in a reaction, is carried out in equilibrium reaction, चेंज में कुछ भी हो सकता है। चेंज जो हमने बात करी है, चेंज हम कंसंट्रेशन को भी करा सकते हैं, प्रेशर को भी करा सकते हैं, इसमें हम वॉल्यूम का भी चेंज देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का भी चेंज देख सकते हैं, टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। तो चेंज काफी वैरायटी, कोई भी चेंज करवा सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी हमने चेंज कराया है, इफ एनी चेंज इज कैरीड आउट इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देन equilibrium reaction, then the equilibrium will shift in a direction so as to nullify the effect। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे जो चेंज हुआ है वो खत्म हो जाए, नलिफाई हो जाए, जिससे वो वापस से अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। अब ये जो थर्ड यहाँ कंडीशन थी कि H2 को अगर हमने रिमूव कर दिया, दैट मीन्स ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया, तो ये वापस से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी जिससे H2 दोबारा से बन जाए। रिएक्शन इस केस में बैकवर्ड जाएगी जिससे ये वापस से बन जाए, तो ये कंडीशन भी सूटेबल नहीं है। और लास्टली एडिंग सम C2H4, ये C2H4 को अगर हम दोबारा से ऐड कर देंगे तो इसमें लास्ट कंडीशन में होगा क्या कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ रिएक्टेंट ज्यादा है तो मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बनने की तरफ रिएक्शन जाएगी। इसके पहले हमने रिएक्टेंट घटा दिए थे तो पीछे आ गए, अब रिएक्टेंट बढ़ा दिए, रिएक्शन फिर से आगे चली जाएगी जिससे ये इफेक्ट खत्म हो जाए। तो अब इसी केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा और बाकी सारे इफेक्ट से आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन क्या होगी। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो रहा है और साथ में Kc की वैल्यू गिवन है और ये उल्टी रिएक्शन कर दी। अगर ये सिस से ट्रांस बना रहे थे, अब ट्रांस से अगर सिस बनाओगे तो उसके लिए Kc की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिस से जब हमने ट्रांस बनाया कोई भी कंपाउंड हो, ये Kc की वैल्यू कुछ दी हुई है 0.608। इसी से अगर हमने रिएक्शन उल्टी कर दी और ट्रांस से सिस बना लिया तो ये Kc की वैल्यू जो होगी, अगर कोई भी रिएक्शन को आप उल्टा कर देते हो तो जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इनवर्स हो जाता है। रिएक्शन को हम इन्हें इनवर्स किया तो ये 1/Kc वैल्यू आ जाएगी, ये 1/Kc वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो 1/Kc। इसके लिए 1/Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.608। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। 1 डिवाइडेड बाय 0.608 को सॉल्व करेंगे, ये 1.64 आ जाएगी वैल्यू, 1.64 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए 1.64 डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आए।
नेक्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को और ज्यादा एनहेंस करेगा, रिएक्शन के रेट को और ज्यादा एनहेंस करेगा अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने ऐड किया है। तो रिएक्शन इन जनरल होती किस तरीके से है वो देखिए पहले, इसको ग्राफ के बेसिस से। वैसे तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा जिससे रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये y डायरेक्शन में होती है एनर्जी और x में होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इन जनरल जो भी रिएक्शन होती है, ये मान लीजिए रिएक्टेंट है और यहाँ है प्रोडक्ट। ये रिएक्शन मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो रही है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन है जिसमें दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए पड़ी, रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी लगी यहाँ से ऊपर तक पहुंचने के लिए, इसी एनर्जी को कहा जाता है ईए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा। तो अगर कैटलिस्ट डाला तो यही जो है पाथ थोड़ा सा लोअर एनर्जी से आपका प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में ये रही ई ए डैश, और जो ई ए डैश है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के डालने पे हुआ है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के डालने पे हुआ है। और जो ई ए है दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट है। और यही अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दें, यही अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं तो ये देखिए अगर ये ऊपर से आपकी रिएक्शन जाएगी और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चली जाएगी। ये मान लीजिए ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश क्या है, ये है नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब रिएक्शन के रेट को और ज्यादा घटा देगी। ऐसा पाथ प्रोवाइड किया कि एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ गई। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का प्रेजेंस है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी घटती है। लेकिन ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी होती है इस गैप को कहा जाता है डेल्टा एच। तो चाहे आप कोई भी कैटलिस्ट डालते हो तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट का हमें यहाँ पूछा हुआ था, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, बिल्कुल इंक्रीज होती है, और साथ में डिक्रीज इन द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन होती है डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, और ये होते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। तो कैटलिस्ट सिर्फ काइनेटिक पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डेल्टा एच आप देख सकते हो, कोई भी कैटलिस्ट डाल दोगे डेल्टा एच सेम ही रहेगा, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। और इंक्रीजिंग हीट ऑफ रिएक्शन, तो इंक्रीज और डिक्रीज करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ना ही ये इंक्रीज होता है ना ही ये डिक्रीज होता है। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यस पॉजिटिव कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी घट चुकी है, ये एनर्जी थी और ये नेगेटिव कैटलिस्ट में बढ़ जाती है, तो सी इसका राइट आंसर हो। इंक्रीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कैटलिस्ट में, नेगेटिव कैटलिस्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये एक रिएक्शन दी है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, और 4 मोल्स ऑफ A 4 मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 4 मोल्स ऑफ C बोल दिया गया कि इक्विलिब्रियम पे फॉर्म हुए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ A प्लस बी गिविंग C प्लस का D। तो इनिशियली देखो, इनिशियली 4 मोल्स ऑफ A, टाइम अगर 0 है, टाइम अगर 0 है तो ये 4 मोल्स ऑफ A 4 मोल्स ऑफ B, यहाँ पे भले ही दिया है 4 मोल्स ऑफ C, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की बात करी गई है, इक्विलिब्रियम की बात करी गई है। तो ओवरऑल जो चेंज आएगा, ओवरऑल 4 मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ B, और 2 मोल्स ऑफ C बने हैं इक्विलिब्रियम पे। 2 मोल्स ऑफ C मतलब इनिशियली तो कोई मोल नहीं बने, और जितने C के बने होंगे उतने ही D के बने होंगे। तो टाइम अगर इक्विलिब्रियम का आ गया तो 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये बन जाएगा। अब ये कैसे पता चला, दिया था साफ साफ कि 4 मोल ऑफ A 4 मोल ऑफ B रिएक्ट कर रहे हैं। ये इनिशियल था जो रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसके बाद एंड इसमें 2 मोल ऑफ C आर टर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। अब ये साफ साफ दिया हुआ है कि 2 मोल बने हैं C के इक्विलिब्रियम पे,
तो 2 मोल इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे डिसोसिएट हुए होंगे 2 मोल, तब जाकर वहां 2 मोल फॉर्म हुए होंगे, तब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। सब बराबर हो जाएगा, यहाँ सब बराबर हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सारी वैल्यूज इक्वल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ Kp। Kp मतलब कि प्रेशर के टर्म्स में जब आपने अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो वो वैल्यू x है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो अगर उसी रिएक्शन में 2A 2B गिविंग 2AB मतलब 2 टाइम्स कर दिए सारे मोल्स, तो क्या फर्क पड़ेगा Kp पे, क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए जनरल जो हमें रिएक्शन दी है इसके लिए Kp है, और इसी रिएक्शन में अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा 2A प्लस 2B गिविंग 2AB। तो ये 2 टाइम्स जिस भी एंटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो भी रेट कांस्टेंट होता है उसकी पावर में चली जाती है वो एंटिटी, इसकी पावर में चली जाएगी, यानी कि Kp का स्क्वायर हो जाएगा, Kp का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए ये वैल्यू अगर इसके लिए x गिवन थी, ये अगर x की, तो इस रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है, ये x स्क्वायर हो जाएगी, ये x स्क्वायर हो जाएगी। ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये x स्क्वायर होगी, 2x भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और बाकी क्या इफेक्ट पड़ता है ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे, रिवर्स करने पे, सारे एक बार एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे हम सारी कंसिडर करके देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी का रेट कांस्टेंट मान लीजिए Kp, और अगर एक और रिएक्शन साथ में गिवन है जो कि है 2P प्लस C गिविंग 2C प्लस का E, कोई भी रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे Kc गिवन, या फिर इससे ज्यादा बेटर है क्या आप ले लो कि ये Ka हो गया और ये Kc हो गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन के लिए, कोई ऐसी इक्वेशन के लिए आपसे पूछा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना पड़े, तो अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर 1 प्लस का 2 करते हो, इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और उनके लिए हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है उसका हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो रेट कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं करते। रेट कांस्टेंट जो रिजल्टेंट के होगा, जो रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट K डैश है, ये बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा Kc इंटू में Ka, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आ जाएगा, ये मिलेगा हमें रिजल्टेंट अगर ऐड किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर इसी तरीके से हमने यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिया इन्हीं दो इक्वेशन को, मान लीजिए हम 1 से -2 कर रहे हैं, 1 से अगर -2 किया तो रिजल्टेंट जो K डैश आएगा वो 1 जो पहले है वो Kc डिवाइडेड बाय Ka, और अगर 2 - 1 करते तो इसका Ka डिवाइडेड बाय Kc हो जाता। तो अगर हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी, इक्वेशन ऐड करने पे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर किसी इक्वेशन में, मान लीजिए इस किसी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर इन जनरल मान लीजिए हमने किसी टर्म x से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 को बाय x, किसी भी x मान लो टर्म 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, किसी भी पावर x से मल्टीप्लाई किया, तो जो रेट कांस्टेंट होगा इसका, जो कि Kc मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो Kc, उसकी पावर में चली जाएगी वो एंटिटी, उसकी पावर में चली जाएगी। और किसी भी टर्म से अगर डिवाइड करना पड़ रहा है, अगर हमें किसी भी टर्म से डिवाइड करना पड़ रहा है, मान लीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय x, अगर इसी को हमें डिवाइड करना पड़ रहा है x से, तब जाके वो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है, then in that case you will get resultant K dash will be equal to Kc, इसका इनवर्स में आ जाएगी वो पावर 1 बाय
x। ये यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ये सारी आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड करने वाली कंडीशंस जो 4 हैं, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस को वो मोल्ड कर सकता है, तो क्वेश्चन के लिए हर एक तरीके की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये हर एक तरीके की कंडीशन जो है ये पता होनी चाहिए। ये रही ऑप्शन, यहाँ पे हमारा जो था वो उसके पावर में, हाँ ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे आया था, तो मल्टीप्लाई करने पे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में 2 चली जाएगी। और ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हर एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करेगा तो वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो आप यूपीजीआईसी लेक्चरर के लिए या फिर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो विज्ञान वृक्ष में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स, जो कि आपका वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। सारे के सारे सेशंस जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ मिलते हैं आपको टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशंस, और साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। जीआईसी के पेपर में प्री मेंस उस तरीके से मिलेगी और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला है उसको उस तरीके के पैटर्न की इसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी। और साथ में जो भी आप कोर्स परचेज करते हैं उसके PYQs मिलते हैं विथ सॉल्यूशंस, और साथ में मिलती है आपको डाउट फैसिलिटी टाइम टू टाइम विथ प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स अभी आपको ऑफर में मिल रहा है सिर्फ 5999 में। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के जीआईसी या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कोई और फीचर्स भी देखना चाहो, पूरे कंप्लीट फीचर्स आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप में मिल जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया है, उससे भी आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड करके सारे फीचर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं कि जो आपको सही लगे तो फिर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है अब ली चैटलियर और ब्राउन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा कौन से, यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम पे, केमिकल पे, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, बोथ फिजिकल या फिर बोथ केमिकल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है ये तो हमने देख लिया, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है ये हमने देख ही लिया है। और ब्राउन प्रिंसिपल जो है ये इफेक्ट होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो ये इफेक्ट दोनों ही हम केमिकल पे भी देखते हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम पे भी, दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। और ये पूरी डिटेल हमने इसकी देख चुके हैं पहले ही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। नेक्स्ट में अब है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ दिया था रिचर्ड ने दिया था, तो ये सिर्फ साइंटिस्ट का नाम है, इसे याद कर लेना। अब नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऊपर से ये जीआईसी का क्वेश्चन, वैसे तो ये इक्विलिब्रियम का नहीं है स्टीरियो का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं मिक्स करके ही क्वेश्चन आएंगे, तो एक बीच में अगर इक्विलिब्रियम में आ गया है तो कर लेते हैं सॉल्व। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंडीशन में अगर शो हो रही है दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि उस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं होनी चाहिए, सीओएस भी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ कोई भी उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल कायरल होगा, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस होंगी। पहला है मॉलिक्यूल शुड हैव मोर देन वन कायरल सेंटर। देखो मोर देन वन कायरल सेंटर अगर होता है इन केस ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर, उसमें होता क्या है, वो कंपाउंड कैन बी मीजो, कंपाउंड कैन बी मीजो हो सकता है वो कंपाउंड। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो COOH और यहाँ नीचे भी COOH और ये OH यहाँ H यहाँ पे H, ये एक कंपाउंड गिवन जिसमें ये सेंटर देखोगे कार्बन का, यहाँ OH COOH H और यहाँ CH2, तो ये भी कायरल सेंटर है और नीचे वाला भी कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ये आप सेंटर से जब देखोगे यहाँ सेंटर से आपका प्लेन पास हो जाएगा, ये सेंटर से क्लियरली नजर आ जाएगा, ये प्लेन पास हो जाएगा,
तो ऐसे कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड हो जाते हैं बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसको मीजो कहते हैं। तो एक अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा तो बिल्कुल वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गए तो मीजो होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि मीजो हो, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मॉलिक्यूल शुड हैव मोर देन वन कायरल सेंटर, ये जरूरी नहीं है, एक होगा तो फिर वो पक्का कायरल होगा, तो ये तो गलत है। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, यस बिल्कुल मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं ये नहीं होनी चाहिए, ये होगी तो वो कायरल नहीं होगा। नन ऑफ दी अबव भी इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट? कैटलिस्ट की रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? कैटलिस्ट कैन अल्टर द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये पूरी की पूरी कहानी हमने कैटलिस्ट की एक क्वेश्चन में देखी, पूरे ग्राफ देखे हैं, कैटलिस्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कैटलिस्ट अगर आपने ऐड किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालो चाहे नेगेटिव डालो चाहे कैसा भी कैटलिस्ट डाल लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने स्टेट से चेंज नहीं होते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो, या फिर अगर नेगेटिव है वो रेयर केसेस में ही होता है, जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही यूज करते हैं। तो ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेजेस में कोई चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें है कैटलिस्ट कैन अल्टर द नेचर, नो इट कैन नॉट अल्टर द नेचर, it only provides alternative path for the completion of reaction, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही पूछा था कि कौन सी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल पॉजिटिव कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं और जनरली यही ऐड किया जाता है, नेगेटिव बहुत रेयर कंडीशंस में यूज करते हो, तो ये करेक्ट है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अनचेंज्ड ही रहता है, बिकॉज जो कैटलिस्ट है वो इनिशियली जो आप रिएक्शन में ऐड करते हो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो उससे निकल जाता है। और ये कैटलिस्ट ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता घटाता जरूर है, लेकिन उस रिएक्शन में अल्टीमेटली देखा जाए तो वो उसके फाइनल स्टेज में बाहर निकल जाएगा। तो यस, केमिकल कॉम्पोजिशन अनचेंज ही रहता है। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अमोनिया के सिंथेसिस की, जो कि एक हेबर्स प्रोसेस की बात करते हैं, हेबर्स प्रोसेस में, तो अमोनिया की जब हम सिंथेसिस करवाते हैं तो इसमें आप कोई भी ऐसा कैटलिस्ट नहीं ले सकते। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ आयरन ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और इसी में ही अगर हमने Al2O3 डाल दिया तो ये एक को कैटलिस्ट हो जाता है, ये को कैटलिस्ट है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो ये हर एक रिएक्शन के लिए, जैसे कि अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड के सिंथेसिस की रिएक्शन होती है, उसमें फाइनली V2O5 का यूज किया जाता है और वो रिएक्शन स्पेसिफिक है, हर एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है लास्ट स्टेटमेंट भी, ओनली फर्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, आपको बस 2-3 चीजें यहाँ पता होनी चाहिए। ये दिए हुए हैं Kw दिया है कि वाटर यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और साथ में Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और C जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर बना है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि एक आपका मिल करके बनेगा एक वीक, इसमें एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा दी हुई है, अल्फा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस Kw और डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में निकालनी। जैसे कि हमें यहाँ पे एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये मेन कंडीशन है, इसके हिसाब से ही आपका आगे का काम चलेगा।
जो कि यहाँ पे अगर वीक एसिड मान लो, हम यहाँ जनरल कंसिडर करते हैं एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इनको मिला करके बनेगा एक सॉल्ट CH3COO Na, ये मिल जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाता है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर इस तरीके का कॉम्पोजिशन है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो जो डिग्री यहाँ पे KH जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ये KH होता है हाइड्रोलिसिस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बराबर होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा सॉरी KW डिवाइडेड बाय KA, ये KA वैल्यू क्यों आई, KB क्यों नहीं आई, क्योंकि वीक एसिड था, जो वीक एसिड है उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ डिसोसिएशन निकालेंगे, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर वीक बेस होता तब यहाँ KB आ जाता, लेकिन वीक एसिड है तो KA आएगा। और जो अल्फा वैल्यू होती, अल्फा वैल्यू इज अंडर रूट KH अपॉन में कंसंट्रेशन, अल्फा की वैल्यू होती, कि अल्फा के लिए वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, तो ये अंडर रूट KH की जगह आप ले सकते हो KW अपॉन KA इनटू में C, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इस टर्म्स में अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें, दिस इज इक्वल टू KW की पावर 1/2 और KA डिनोमिनेटर में है तो माइनस का 1/2, कंसंट्रेशन की पावर माइनस का 1/2। ऑप्शंस में देखो KW की पावर 1/2, ये A की पावर 1/2, C की पावर भी माइनस का 1/2, बिल्कुल करेक्ट है। अगले में KW में माइनस हाफ कर दिया है, यहाँ पे 1/2, ये सारी इक्वेशंस इनकरेक्ट होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी अब आपके पास वही जो हमने बेसिक कंडीशंस देखी थी एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली, वही उससे आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो रिएक्शंस के लिए दिए हुए हैं K1 और K2, और इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मान लिया इसका यहाँ पे K1 गिवन है, अगली वाली के लिए यही K2 गिवन है, तो फिर इनमें क्या रिलेशन होगा, ये पहली और दूसरी रिलेशन देखिए, इसमें ये SO2 से हाफ O2 गेन करके SO3 बन रहा है, अगला इसी की जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। तो अगर हम इसको बोले कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर इक्वेशन 1 को रिवर्स कर देते हैं तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हमने इक्वेशन को रिवर्स किया है, क्या हमने यहाँ रिवर्स करने वाली कंडीशन नहीं देखी थी? एक सेकेंड, ये हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, अच्छा रिवर्स वाली कंडीशन रह गई थी। ओके, तो यहाँ पे देख लो फिफ्थ कंडीशन भी, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स कर दें, अगर इक्वेशन 1 को हम रिवर्स कर देंगे तो जो K डैश निकल के आएगा वो 1 के लिए C है, तो ये 1/KC हो जाएगा, तो ये इनवर्स में चला जाएगा अगर किसी भी इक्वेशन को हमने पलट दिया तो ये अब आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये K1 अगर हमने रिवर्स किया है तो K2 मिल जाएगा, अगर K1 को रिवर्स किया तो ये 1/K, बस सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन में K1, ये रही इसकी राइट इक्वेशन। नेक्स्ट, अब ये कुछ हाइपोथेटिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, 4 हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। तो इंक्रीज करते हो अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, तो टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करने पे कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए ही हमने एक क्वेश्चन में सारी कंडीशंस देखी थी। एक क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में सारी कंडीशंस देखी थी, ये रहा वो क्वेश्चन। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए और टेम्परेचर की कंडीशंस आप चाहते हो, तो सिर्फ रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाने में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और अगर प्रेशर के टर्म्स में बात करें रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है,
तो इन्हीं दोनों के हिसाब से अब सारी कंडीशन दोबारा लिखने की आई डोंट थिंक कोई नीड है, हम देख ही चुके हैं, आप फिर से देख सकते हैं। ये रहे क्वेश्चन पे, अब आते हैं। तो इसमें इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही इंक्रीज किया जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन भी हम फॉरवर्ड चाहते हैं, रिएक्शन हम फॉरवर्ड चाहते हैं, तो बस सीधा सीधा है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ढूंढो, मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये तो नेगेटिव एक्सो वाले तो काट दो, एक्सो वाले तो काट दो, ये दोनों कंडीशंस टेम्परेचर के हिसाब से तो फेवरेबल हो गई। अब प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। देखिए यहाँ पे ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर है 3 मोल, यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर है 4 मोल, रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये लेस मोल यहाँ बैकवर्ड जाएगी। अगले केस में देखिए यहाँ टोटल मिलाकर है 3 मोल, यहाँ टोटल मिलाकर है, एक सेकेंड, हमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देखने होते थे, ये गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों भी गैस। अगले केस में ये सॉलिड गिवन, ये सॉलिड है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल यहाँ से 2 ही रह जाएंगे और ये 3 हो गए, तो लेसर नंबर ऑफ मोल अब फॉरवर्ड चली जाएगी ये रिएक्शन। तो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, और ये लास्ट में एस सॉलिड और एस यहाँ पे गैस दिया हुआ है, और लेसर नंबर ऑफ मोल्स, इट सिर्फ हमें मोल्स यहाँ पे गैसियस वाले ही काउंट करने, सॉलिड वालों का मोल्स काउंट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट, the appreciable amount of helium gas is introduced in a closed container, closed container है, एक बंद डिब्बा है, मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और साथ में ये एक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है जिसमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि कंसंट्रेशन SO2 और Cl2 का क्या इंक्रीज होगा। अब यहाँ करवाया क्या है कि उस बंद डिब्बे में आपने क्या किया, हीलियम गैस को इंट्रोड्यूस किया। हीलियम होती है एक इनर्ट गैस, हीलियम है एक इनर्ट गैस, और हमने लिया है एक क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस क्लोज्ड कंटेनर में अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर कोई इनर्ट गैस डालते हो तो कोई चेंज नहीं आता इक्विलिब्रियम में। ऑन adding inert gas at constant volume, no effect in equilibrium, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द गैसेस रिमेन अनचेंज्ड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब ये NaCl, CaCl2, लेंथेरम क्लोराइड, इन 3 आपको यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है, जिसके एक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ प्लॉट बनाए हैं वो लॉग गामा, यहाँ पे ये दिया हुआ है ln गामा प्लस माइनस, और साथ में यहाँ पे कंसंट्रेशन अंडर रूट C के बेसिस पे, मोलर कंसंट्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, कंसंट्रेशन जो कि मीन आयोनिक एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अब इन सभी में से आपको मैच करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट कि कौन सा ग्राफ किससे बिलोंग कर रहा है, तो करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। तो हमने जो इक्वेशन देखी थी दैट वाज इक्वल टू लॉग है, यहाँ पे ln है, हमें रिलेशन देखना है, अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वाज इक्वल टू माइनस का एक z प्लस z माइनस, और इसके साथ साथ अंडर रूट का म्यू, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अभी अंडर रूट में जो म्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, बिकॉज ये हम इसके कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही निकालते हैं। तो ये ग्राफ एक तरीके से देखो, ये ग्राफ बना हुआ है इसके बीच में वर्सेस इसके कंसंट्रेशन के बीच में, और ये माइनस ऊपर से आगे आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ ये नेगेटिव ग्राफ बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर म्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटती जाएगी बिकॉज माइनस में आ रही है। अब इन सभी में कौन सी फैक्टर जो चेंज होंगे, आप सभी में देखो ये चार्ज सभी का डिफरेंट आएगा,
उसी बेसिस पर यहाँ पे आंसर आएगा। जैसे कि अगर हम एक पहला केस ले NaCl का, तो इसमें Z पॉजिटिव की वैल्यू है +1 और Z माइनस की वैल्यू है -1, तो ओवरऑल ये वैल्यू जो रहेगी ये 1 ही आएगी। Z प्लस Z माइनस की वैल्यू 1 आएगी। और दूसरा CaCl2, इसमें Z पॉजिटिव Z माइनस बराबर, ये कैल्शियम पे +2 और क्लोराइड पे -1, तो ये +2 -1 का मॉड रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली लैंथेनम क्लोराइड, ये Na+3 -1, Z प्लस Z माइनस +3 इंटू में -1, ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन सभी में देखो ये माइनस होने की वजह से एक हमने इसका रिलेशन भी देखा था कि मीन आयोनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, जब ये चार्ज बढ़ेगा तो ये घट जाएगी माइनस होने की वजह से वैल्यू। तो फिर एज Z पॉजिटिव Z माइनस वैल्यू इंक्रीजेस, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो Ln गामा प्लस माइनस डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। अब ये मान लेते हैं ये जो Z प्लस Z माइनस की वैल्यू 1 आई, तो ये वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा कम होगी, ये Z प्लस Z माइनस की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा कम होगी, उसके लिए Ln प्लस माइनस की वैल्यू हाईएस्ट रही होगी। तो अगर ये Ln प्लस माइनस की वैल्यू, गामा प्लस माइनस की वैल्यू हाईएस्ट है, दैट मीन्स A इसकी वैल्यू यहाँ पे Z प्लस Z माइनस लोवेस्ट रहा होगा, 2 की 1 आएगा, तो A आ जाएगा NaCl। इसी तरीके से CaCl2 बीच वाला होगा, और जिसके लिए लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट ग्राफ में लाई करेगा, जिसकी Z प्लस Z माइनस की वैल्यू हाईएस्ट रही होगी, दैट इज C1, तो ये LaCl3। ये हमने मैच देखा। तो NaCl को C से मैच किया नहीं, NaCl A पे जा रहा है, CaCl2 B पे जा रहा है, तो B करेक्ट होगा और LaCl3 उल्टा हो गया, नन ऑफ द अबव भी नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी आपकी इक्वेशन से रिलेट करवाया जा रहा है, इसका B राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट में, अब इसमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करोगे कौन सी रिएक्शंस पे? अरे ली चैटलियर रिएक्शन, हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करते हैं, और इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम ये रहा इक्विलिब्रियम का सिंबल, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जितनी फॉरवर्ड उतनी ही बैकवर्ड, तो ये इसका करेक्ट एट रिवर्सिबल सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें रेट कांस्टेंट के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA, आरेनियस फैक्टर A ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन है। वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट की जब टेम्परेचर इंफिनिटी हो। अब देखो टेम्परेचर इंफिनिटी दे दिया, इतने सारी जो वैल्यूज गिवन है सबकी जरूरत नहीं है आपको, टेम्परेचर इंफिनिटी दे दिया, आपका काम तो यही सॉल्व हो गया। रेट कांस्टेंट बराबर होता है A e की पावर माइनस का EA/RT, ये इक्वेशन होती है, ये है आरेनियस इक्वेशन। दिस इज आरेनियस इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिलेट करेगी, और A यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू गिवन, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड आरेनियस फैक्टर 25 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। तो अब ये सारी वैल्यूज अगर आप देखें, आरेनियस फैक्टर A तो कांस्टेंट रहेगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे डेटा गिवन है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंफिनिटी हो जाए तो ये जो K की वैल्यू होगी A e की पावर माइनस का EA/R, और ये नीचे इंफिनिटी आएगा, तो ये अगर नीचे किसी के फैक्टर पे इंफिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स E की पावर माइनस का 0 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगी, माइनस का 0 तो कुछ होता नहीं, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और E की पावर 0, यानी कि रेट कांस्टेंट बराबर A, और A की वैल्यू जो कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है A सेम रहेगा एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना,
ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बदलने पे एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी, ना कि यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो k बराबर a, कोई यहाँ पे आपको और दूसरी वैल्यूज की जरूरत ही नहीं, आर्हेनियस फैक्टर लास्ट में, ये रहा लास्ट में 6 इंटू 10 टू द पावर 14, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ आपको यहाँ पे और दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट इक्वेशन आपको दो इक्वेशंस गिवन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन। अब ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिल रही है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। अगले केस में ये कार्बन सॉलिड है, आपको अगर नजर ना आ रहा हो तो ये कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पे Kp डैश गिवन है 2 atm, उसका Kp गिवन है। और व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, CO का पार्शियल प्रेशर निकालना है। जब यहाँ पे खत्म कर दो लाइन को, अब उसके बाद जब सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन को मिक्स किया जाए और इक्विलिब्रियम अटेन करने दिया जाए, तो उस टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम की मिलाकर की जब स्टडी करी जाएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO क्या होगा। तो ओवरऑल इक्वेशन जो होगी वो आनी चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड मिक्स करोगे कार्बन सॉलिड के साथ, बिकॉज यहाँ आप देखोगे कार्बन सॉलिड में ही होता है, कार्बन गैसियस स्टेट में इनिशियली अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और इस कार्बन को ऐड करना पड़ेगा। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो कर दीजिए 1 + 2, 1 + 2, इक्वेशन 1 को ऐड किया है हमने इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड प्लस का यहाँ पे कार्बन का सॉलिड प्लस का CO2 का सॉलिड, सॉरी CO2 गैस, ये इक्विलिब्रियम में है, CaO ये सॉलिड में गिवन है प्लस CO2 ये गैस में गिवन है और ये नीचे ऐड किया है, दिस इज 2CO गैस। और ये दोनों हमने अगर ऐड किए हैं तो जो रिजल्टेंट Kp आएगा, ये डबल डैश मान लो, ये बराबर अगर ऐड करते हैं इक्वेशन को तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये Kp मल्टीप्लाई हो जाएगा Kp डैश, ये हो गया। अब ये इक्वेशन देखो, CO2 गैस से दूसरे साइड का CO2 गैस कट जाएगा, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा क्या, फाइनल इक्वेशन विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस का 2CO गैस। ये फाइनल इक्वेशन मिली और यही हमें बताना था कि ये जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और 2CO गैस मिलेगी, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। तो अब पार्शियल प्रेशर CO का निकालना है, ये CO का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो फिर अब ये जो Kp डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लोगे आप CO का, और ये इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये मल्टीप्लाई, ये सॉलिड है तो ये वैकेंट रहेगा, ये भी सॉलिड है इसका भी कंसंट्रेशन है, ये भी सॉलिड है तो इसका भी प्रेशर ले, क्योंकि प्रेशर तो डिफाइन होता है गैसियस स्पीशीज के लिए, इन सॉलिड के लिए तो क्या ही प्रेशर डिफाइन करोगे, तो प्रेशर सिर्फ CO के लिए डिसाइड होगा। तो Kp डबल डैश बराबर जो प्रेशर ऑफ CO उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 4 इंटू में 2 ये Kp डबल डैश 4 इंटू में 2 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 2, 10 टू दी पावर माइनस का 2 ATM का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हुए ATM का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ATM में थे, वैसे यूनिट्स का कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, सब कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। तो प्रेशर ऑफ CO ये इसका स्क्वायर, इसको ये ATM का स्क्वायर, तो इसी वजह से प्रेशर एक ही ATM में ही आएगा, आपका स्क्वायर है तो इसीलिए ये स्क्वायर में कैंसिल आउट वैसे भी हो जाएंगी। 8 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन को सॉल्व करो, प्रेशर ऑफ CO बराबर, तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 8 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 2, तो 0.08 का
अंडर रूट निकालते हो, अंडर रूट 0.08 का निकालिए, अंडर रूट निकालिए, इसका कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.08, ये बराबर 0.28 आएगी वैल्यू, ये 0.28 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, सॉल्व कर लीजिएगा, 0.28 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इक्विलिब्रियम गिवन है Kp बाय Kc, इसके लिए क्या होगा, Kp बाय Kc, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में है 3 प्लस का 2 माइनस रिएक्टेंट में है 2 प्लस का 1, ये 2 सारे गैसियस में ही है, ये ध्यान देना, उनके स्टेट पे ध्यान देना हमेशा, 5 माइनस का 3, ये बराबर आ जाएगी वैल्यू 2, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू डेल्टा Ng की, तो Kp बराबर Kc RT का स्क्वायर, और Kp अपॉन में Kc का रेशियो निकालना था, दिस इज इक्वल टू RT का स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वल टू RT का स्क्वायर, ये आ गई Kp बाय Kc इज इक्वल टू RT का स्क्वायर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, Kp देखो प्रेशर से ही डील करते हैं, और हमने देखा कि हमें सिर्फ देखना होता है जो सॉलिड वाले नहीं, सिर्फ गैसियस वाले, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड है, बिल्कुल वैसा ही केस है जो हमने लास्ट केस में देखा था, बस यहाँ पे कार्बन नहीं ऐड किया, तो CaO बना, ये भी सॉलिड, और CO2 गैस में फॉर्म हुई, तो जब हम इसके इक्वेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट प्रेशर वाला लिखेंगे, तो ये तो भाई खत्म है, सॉलिड है, कोई प्रेशर डिफाइन नहीं होगा, और प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, और ये कोई इसकी स्टोइचियोमेट्री नहीं है, तो डायरेक्टली इक्वल होंगे, ये डायरेक्टली इक्वल होंगे, बिकॉज प्रेशर इज नॉट डिफाइंड फॉर द सॉलिड स्पीशीज, तो आंसर इसका सीधा प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब फॉरवर्ड में जाए रिएक्शन, तो ये रिएक्शन देखिए आप, डेल्टा की वैल्यू जो है ये माइनस में है, दैट मींस एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड के लिए टेम्परेचर घटा दीजिए, टेम्परेचर शुड डिक्रीज हमेशा, अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर घटाना है आपको, अगर फॉरवर्ड में रिएक्शन चाहोगे, टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो हाई वाला काट दीजिए, अब लो प्रेशर, अब प्रेशर के टर्म्स में अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ मोल्स देखने होंगे, और ये नंबर ऑफ मोल्स ये फॉरवर्ड में कम है और पीछे रिएक्टेंट में 3 है, तो ये लेसर नंबर मोल्स आगे ही हैं, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी, तो ये देखो ऑप्शन में लो टेम्परेचर होना चाहिए, और हाई प्रेशर से रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स, जो कि फॉरवर्ड में ही गिवन है, तो अब प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को घटाना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन है, फिर से Kp-Kc आप देख सकते हो, Kp-Kc तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा, फिर से GIC में, UPPCS में, PGT में, हर जगह उसने Kp-Kc का क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है, और Kp की वैल्यू निकालनी है तो वही काम करना है, सबसे पहले तो डेल्टा Ng निकाल लो, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यहाँ पे वैल्यू 6 है प्लस का 4, गैसियस स्टेट ध्यान रखना, गैसियस ही देखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंटली, और 4 प्लस का 7, ये वैल्यू 10 माइनस का यहाँ 11, ये वैल्यू माइनस का 1, तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, तो Kp बराबर Kc RT की पावर माइनस का 1, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc अपॉन में RT, ये आ जाएगी Kp बराबर Kc बाय RT, Kp बराबर Kc बाय RT इज द राइट आंसर। तो ये एक बार चेक कर लो, 6 प्लस 4 ये 10 होगा, ये 7 प्लस 4 11 होगा, तो यस -1 ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, अब ये आपको लास्ट में जो जितनी भी यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं
देखने में क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ये आपको रट्टा मारना है एक तरीके से। क्यों रट्टा मारना है? क्योंकि ये कंसेप्ट के डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए आपको, और सीधा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ठीक है। अब जैसे कोई भी हमने आरएनएस इक्वेशन देखी है, वो इक्वेशन कहाँ से आ रही है वो आपका जानना काम नहीं, वो फिर आप जानोगे तो आपने पेपर फिर कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले बोला हुआ है कि जो भी हमारे पास कोलिजन थ्योरी वो एप्लीकेबल है सिंपल गैसियस रिएक्शन में एंड फेल्स इन द केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही है, जो कोलिजन थ्योरी है उसमें हम यूजुअली यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करते हैं, हायर ऑर्डर से वो डील नहीं करती। कोलिजन थ्योरी के रिगार्डिंग ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है अबाउट द थ्योरीज ऑफ द रिएक्शन रेट्स। नेक्स्ट में है Airing equation for the rate constant of a simple biomolecular gaseous reaction। तो ये रेट कांस्टेंट जो एरिंग इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये एंट्रोपी के टर्म्स में इक्वेशन होती है, और ये रेट कांस्टेंट बराबर ये के होता है, यहाँ पे के यहाँ पे दिया हुआ है रेट कांस्टेंट ये दूसरे टेम्परेचर पे, और ये एच वैल्यू जो की होती है जिसकी वैल्यू 6 पॉइंट प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता ही होगा, जिसमें ई की पावर यहाँ पे ये जो डेल्टा एस ये एंट्रोपी के टर्म्स में, ये डेल्टा एस ये एंट्रोपी का टर्म है, और ये इसका स्टार लगा हुआ डिवाइडेड बाय रेट, यहाँ पे आर होता है गैस कांस्टेंट, और इनटू में ई की पावर ये माइनस का जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी, और यहाँ पे भी नॉट लगा है, वो स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय आर क्योंकि गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर। दिस इज द इक्वेशन जो कि बिल्कुल करेक्टली मेंशन है, और जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन द आरेनियस इक्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस, और यहाँ पे ये स्टार है डिवाइडेड बाय आर ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये जो पूरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसका एंट्रोपी पे डिपेंडेंस बताया हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, सारे स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें क्वांटम यील्ड 2 होगी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। पहले नंबर की अगर रिएक्शन देखो, पहले नंबर की जो रिएक्शन है H2Cl2 और ये सनलाइट के प्रेजेंस में दे रहे हैं आपको 2HCl। अब जो क्वांटम यील्ड होती है वो एक तरीके से क्वांटम यील्ड की बात करी जाए, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए डिवाइडेड बाय क्वांटा ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इनके हिसाब से जब हम यहाँ पे पहली इक्वेशन देखें, सनलाइट ये क्लोरीन के पास पहले रिएक्ट करेगी, तो नंबर 1 की अगर मैकेनिज्म पे जाओगे, सबकी मैकेनिज्म से ही आंसर आएगा। सनलाइट से 2 क्लोरीन रेडिकल मिलेंगे, अब ये एक क्लोरीन रेडिकल जाके ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बनेगा, और साथ में एक H रेडिकल जनरेट होगा। अब ये H रेडिकल जो है अब ये फिर से Cl2 के साथ जाके HCl जनरेट कर देगा, और ये फिर से Cl रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। अब ये Cl रेडिकल फिर से H2 के पास जाएगा और HCl और H रेडिकल बनाएगा, जो रेडिकल फिर से क्लोरीन के पास जाएगा। तो जब HCl होता है, क्योंकि ये क्लोरीन रेडिकल वेरी रिएक्टिव, और इसके वेरी रिएक्टिव होने की वजह से ही ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और चेन रिएक्शन होने की वजह से आप देखोगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए चेन रिएक्शन में, ये वैल्यू आपकी बहुत हाई हो जाएगी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, और अमाउंट ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 1 ही है, उसी एनर्जी पे हो रही है, क्योंकि एक इनिशिएशन आपने किया है, बस एक क्वांटा एनर्जी डाल के आपने चेन को इनिशिएट जस्ट किया है, और वो बस काम उसका चल गया। तो इस केस में जो क्वांटम यील्ड निकालोगे वो बहुत हाई आती है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, यहाँ तो आपको 2 बतानी थी भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। चेन रिएक्शन के लिए बिल्कुल ये कंडीशन बिल्कुल सही नहीं होगी। अगला यही केस अगर HBr के प्रेजेंस में होता है, अगला यही केस अगर हम HBr में Br2 रेडिकल H न्यू के साथ ये Br रेडिकल जनरेट करेगा।
अब ये जो Br रेडिकल होता है ये उतना रिएक्टिव नहीं होता, ये स्टेबल होगा, ये उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना क्लोरीन होता है। और ये अब यहाँ पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा और सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन से और ये Br रेडिकल के साथ ये H2 और H2 के साथ ये रिएक्शन देगी आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें HBr और यहाँ पे ये H रेडिकल, और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, एक स्टेप में स्टॉप हो जाएगी। और इसकी जब आप क्वांटम यील्ड देखते हो, जब इसकी हम क्वांटम यील्ड देखते हैं तो ये कम होती है, ये इसकी 2 से कम निकल के आती है, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। और जो क्वांटम यील्ड 2 देगा एग्जैक्ट, दैट इज जब यहाँ पे इनिशियली HBr, तो जब इनिशियली HBr होगा सनलाइट के प्रेजेंट में तो ये H रेडिकल मिलेगा और Br रेडिकल मिलेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये H रेडिकल HBr से कंबाइन करेगा और ये बना लेगा H2 और ये Br रेडिकल का जनरेशन होगा। और उसके बाद ये जो Br रेडिकल जनरेट हुआ है ये HBr के साथ रिएक्ट करके ये HBr बनाएगा और साथ में Br रेडिकल, एक सेकेंड, यहाँ पे HBr बना था और H रेडिकल जनरेट हुआ था इसमें, एक सेकेंड, यहाँ से रिएक्शन देखिए दोबारा, इस केस में H रेडिकल और ये मिल जाएगा HBr प्लस H का रेडिकल, फिर ये H रेडिकल सॉरी HBr और H रेडिकल, फिर ये H रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन शो करेगा और फिर मिल जाएगा हमें HBr, एक सेकेंड, ये रिएक्शन कहाँ रुकेगी और ये रिएक्शन H रेडिकल कंबाइन किया HBr के साथ, HBr दोबारा से फॉर्म हुआ और ये H रेडिकल, और लास्टली क्या होगा, ये Br रेडिकल कंबाइन करेगा एक और Br रेडिकल के साथ और ये रेट टर्मिनेट हो जाती है। और रेट टर्मिनेट होने पर आप देख सकते हैं ये एक HBr बना और उसके बाद ये जो Br रेडिकल है, सिमिलरली यहाँ जो Br रेडिकल है ये HBr के साथ कंबाइन करके ये बना लेगा HBr दोबारा से और ये H रेडिकल निकल जाएगा, सॉरी Br रेडिकल निकल जाएगा और ये H रेडिकल और Br रेडिकल, ये H रेडिकल और ये Br रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे और ये HBr बन जाएगा। तो ओवरऑल इसकी क्वांटम यील्ड 2 प्रोडक्ट बनते हैं और एक ही लाइट से, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही क्वांटम यील्ड 2 देखने के लिए मिलेगी। और जो SO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है, इस केस में क्वांटम यील्ड जब निकालते हैं तो 1 आती है, इसके केस में क्वांटम यील्ड 1 देखने के लिए मिलती है। तो फर्स्ट केस में बहुत हाई होगी, सेकंड में बहुत कम होगी, थर्ड में करेक्टली 2 होगी और फोर्थ में क्वांटम यील्ड 1 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 लीटर का फ्लास्क जिसमें 1 मोल A2 और साथ में उसको कनेक्ट कर दिया 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 5 मोल ऑफ B2 और x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए निकालना है। रिएक्शन देखो, A2 प्लस का B2 इज इक्वल टू 2AB। अब वैसे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि मोल से हम लीटर दिया हुआ है कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते और K की वैल्यू निकालते, लेकिन अगर कभी भी डेल्टा Ng चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स जो कि यहाँ पे 0 है, जब चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स 0 होता है उस केस में Kp बराबर Kc बराबर Kn, ये सारे टर्म्स इक्वल होते हैं, चाहे मोल फ्रैक्शन का ले लो, ये सारे टर्म्स इक्वल होंगे। तो अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कंसंट्रेशन की भी वैल्यू वही रहेगी, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कंसंट्रेशन को चेंज, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने की। तो A2 B2 और साथ में ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम ही होगा और ये 2AB। अब इसमें A2 का 1 मोल गिवन है और A2 का 1 मोल गिवन है और साथ में इसको ऐड किया है 5 मोल B2 में और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ x है। तो अब इसमें जब ये टाइम इज इक्वल टू 0 पर कंडीशन देखी और टाइम इक्विलिब्रियम का आ गया अगर, तो इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, 5 माइनस का x और ये x यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स ऑफ x फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे वो सब बराबर ही, दिस इज इक्वल टू
2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स और 5 माइनस का x। ऑप्शन देखिए 4x का स्क्वायर ए ऑप्शन में ही गिवन है एंड दिस इज द राइट आंसर। तो कैसे प्रोसीड करना होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में ये आपको अब काफी हद तक समझ में आ गया होगा। 2 सेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से। तो आई होप यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो आपको समझ में आए हों। अब हम इसी तरीके से आगे के फर्दर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।